Now to some breaking news. Crashed into the World Trade Center. To the World Trade Center. 2 planes have crashed into the World Trade Center. I can't say anything. हाईजैकर मोहम्मद अता और उसका दूसरा हाईजैकर साथी अब्दुल अजीज अल उमारी सुबह 4 बजे ही अपने होटल के कमरे में उठ गए थे। अमेरिकी जहाज़ों को हाईजैक करने के मंसूबे पर अमल करने के लिए वो एक दिन पहले ही बोस्टन से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पोर्टलैंड शहर के होटल कंफर्ट इन में पहुंच चुके थे। 5:45 पर अलकायदा के हाईजैकर्स मोहम्मद अता और अल उमारी ने पोर्टलैंड एयरपोर्ट के मेटल डिटेक्टर को कामयाबी से क्रॉस किया। इस मौके पर अता ने पायलटों से मिलता जुलता लिबास यानी ब्लू शर्ट और डार्क पैंट पहनी हुई थी। चेकिंग के दौरान उनके सामान से कुछ खास ना मिला। सुबह के 6 बजे उनकी फ्लाइट, जिसमें कुल 8 पैसेंजर सवार थे, पोर्टलैंड के छोटे से एयरपोर्ट से बोस्टन के लिए उड़ान भरती है। बोस्टन में हाईजैकर्स को उनके दूसरे साथियों ने भी ज्वाइन करना था। पोर्टलैंड से बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जहाज 6:45 पर पहुंच गया। यहां से उन्होंने अमेरिकन फ्लाइट 11 पर सवार होना था, जिसने बोस्टन से लॉस एंजलिस के लिए एक लंबी उड़ान भरनी थी। अमेरिकी FBI के मुताबिक मोहम्मद अता और उसके साथियों ने कुछ अरसा कबल छोटे साइज के स्विस चाकू खरीदे थे, जिन्हें उस वक्त अमूमन जहाज पर ले जाने की इजाजत होती थी, ताहम अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकारों को शक ना हो तो। अता और उमारी बोस्टन एयरपोर्ट के गेट नंबर 32 पर जहाज में बैठने का इंतजार करने लगे। इसी असना में अजीब वाकया हुआ। सैन फ्रांसिस्को से आने वाली फ्लाइट, जिसे अब बदकिस्मत फ्लाइट 11 में तब्दील किया जा रहा था, कि को पायलट जब उस जहाज से निकलकर वेटिंग हॉल से गुजर रही थी तो हाईजैकर मोहम्मद अता भागकर उस पायलट के पास गया और पूछा, क्या वो इस जहाज को लॉस एंजलिस ले जाएगी? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मेरी ड्यूटी इस जहाज को सैन फ्रांसिस्को से बोस्टन तक लाना था। इस पर अता फौरन पीछे मुड़ गया। हथियारों को अगवा करने के लिए अलकायदा अराकीन पहले ही 5 के 3 ग्रुपों और 4 के 1 ग्रुप में बंट गए। हर ग्रुप में एक तरबियत याफ्ता पायलट था, जबकि बाकी हाईजैकर्स मुसाफिरों को यरगमाल करने के लिए ट्रेन थे। तरबियत याफ्ता पायलट्स मोहम्मद अता, मरवान अल शही, हंजूर और जियाद जराह थे। अता और शही के ग्रुप्स ने बोस्टन से उड़ने वाली फ्लाइट्स को, जियाद जराह ने न्यूयॉर्क से, जबकि हंजूर और उसके ग्रुप ने वाशिंगटन के दुलस एयरपोर्ट से उड़ने वाले जहाज़ों को हाईजैक करना था। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक सभी ने बोस्टन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में या उसके आसपास के होटलों में कमरे किराए पर ले लिए थे। अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों की आंखों में धूल झोंकने और शक से बचने के लिए हाईजैकर्स ने बुनियाद परस्त रवायात से हटकर कुछ काम किए। बोस्टन में अब्दुल अजीज अल उमारी और अल सुकामी ने स्वीट टेम्पटेशन एस्कॉर्ट सर्विस की कंपनी से 2 खवातीन के लिए पैसे अदा किए। एक ने एक ही दिन में 2 बार एक तवायफ पर $100 खर्च किए। न्यू जर्सी में एक और हाईजैकर ने गोगो बार के VIP रूम में प्राइवेट डांस के लिए $20 अदा किए, जबकि एक और हाईजैकर ने फाश वीडियो देखकर शायद खुद को मुतमईन करने के साथ साथ अमेरिकी सिक्योरिटी एहलकारों को भी अपने मंसूबों पर भनक से बाज रखा। 7:39 पर अता और उमारी ने फ्लाइट 11 के अंदर कदम रखे और बिजनेस क्लास की दरमियानी वाली सीट्स 8D और 8G पर बैठ गए। अता से पहले उनके 2 और हाईजैकर साथी, जो कि सऊदी अरब के रिहायशी और आपस में भाई वैल अल शहीरी और वलीद अल शहीरी, फर्स्ट क्लास के कैबिन की बिल्कुल अगली सीट्स 2A और 2B पर विराजमान थे। ये दोनों सीट्स जहाज के कॉकपिट के दरवाजे के ऐन सामने थी। अता की एंट्री के बाद उनका 5वां और आखिरी साथी सऊदी शहरी सातिम अल सुकामी सवार हुआ, जो कि बिजनेस क्लास की सीट नंबर 10B पर बैठा। बाई चांस सुकामी की सीट के आगे इसराइल का साबका कमांडो और अब अमेरिका में एक बिजनेसमैन डैनियल लियून बैठा था। 158 सवारियों वाले जहाज में उस दिन कुल 81 मुसाफिर सवार हुए। अचानक जहाज के चलने से पहले अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट सर्विस के मैनेजर माइकल वुडवार्ड जहाज के अंदर इंतजामात को चेक करने आ जाते हैं। वो जहाज के अटेंडेंट से इंतजामात के मुतालिक बातचीत करते हैं। चेकिंग के बाद जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है तो उसकी 8D सीट पर बैठे मुसाफिर से अचानक गैर मामूली तौर पर आंखें चार हो गईं। 8D का मुसाफिर मोहम्मद अता उसे कुछ अजीब नजरों से घूर रहा था। अता के इस अंदाज पर माइकल वुडवार्ड के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। चूंकि फ्लाइट पहले ही कुछ मिनट लेट हो चुकी थी, लिहाजा वो उसे सिर्फ घूरने की वजह पर जहाज को मजीद नहीं रोक सकता था। माइकल जल्दी से बाहर निकल गया और अमले ने फ्लाइट 11 के गेट बंद कर दिए। 7:50 पर जहाज रनवे पर टैक्सी के लिए क्लियर कर दिया गया। अता के जहाज में सवार होने के 20 मिनट बाद 7:59 पर फ्लाइट 11 ने बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ किया। जहाज के पायलट्स
کنٹرول ٹاور سے اگلے 15 منٹ تک معمول کی ہدایات لیتے رہے۔ 8:14 پر کنٹرول ٹاور نے جہاز کو 20 ڈگری دائیں سائڈ مڑنے کا کہا اور جہاز مڑ گیا۔ پھر کنٹرول ٹاور نے ہدایات دی 35,000 فٹ کی بلندی پر جائیں تو جہاز اوپر اٹھنا شروع ہوا، لیکن 29,000 فٹ کی بلندی تک گیا۔ اس کے بعد کنٹرول ٹاور کے مسلسل رابطہ کرنے پر فلائٹ 11 کے جوابات ملنا بند ہو گئے۔ ادھر فلائٹ 11 کے اندر القاعدہ کے ہائی جیکرز نے جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق کاکپٹ کے اندر چابی چھیننے کے لیے ہائی جیکر نے فلائٹ اٹینڈنٹ کو چھرا گھونپا، یا پھر فلائٹ اٹینڈنٹ کو چھرا گھونپ کر انہوں نے پائلٹس کو مجبور کیا کہ وہ کاکپٹ کا دروازہ کھولے، یا پھر وہ پہلے سے ہی کوئی اپنی طرف سے چابی بنا کے آئے تھے اور دروازہ کھول کر کاکپٹ میں داخل ہو گئے۔ اس دوران السقامی کے آگے بیٹھے سابقہ اسرائیلی کمانڈو نے ممکنہ طور پر ہائی جیکرز کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے پیچھے بیٹھے السقامی نے اسے چھرا گھونپ دیا۔ انہوں نے وہاں مرچوں والے سپرے کر دیے اور دھمکی دی کہ ان کے پاس بم ہے۔ اس دوران جب فلائٹ 11 میں ہائی جیکرز فلائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑ رہے تھے تو اسی وقت بوسٹن کے ہوائی اڈے سے ٹھیک 8:14 پر ایک اور فلائٹ 175 اڑتی ہے۔ اس فلائٹ میں القاعدہ کے مزید 5 ہائی جیکرز متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے مروان الشہی کی کمانڈ میں اسی پرواز کے اندر موجود تھے۔ فلائٹ 11 کو محمد عطا جو کہ ایک ٹرینڈ پائلٹ تھا نے اب کنٹرول میں لے لیا تھا۔ انہوں نے مغرب کی سمت جانے والے جہاز کا رخ جنوب مشرق کی طرف نیو یارک کی طرف موڑ دیا۔ کنٹرولر ان کی سمت جنوب کی طرف دیکھ کر انہیں ہدایات دے رہا تھا کہ جہاز کو مغرب کی سمت موڑو، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ 8:47 پر کنٹرولر کو فلائٹ 11 کے اندر سے ایک چیخ سنائی تھی، مگر ان کی پائلٹ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 8:19 پر فلائٹ 11 کی اٹینڈنٹ بیٹی اونگ جو جہاز کے آخری سرے والی سیٹ پر بیٹھی تھی نے اپنی چیئر کے ساتھ لگے ایئر فون سے زمین پر رابطے کی کوشش کی۔ اس نے ایئر لائن کمپنی کے ٹال فری نمبر پہ کال کی جسے مسافر ہیلپ لائن کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بیٹی کی یہ کال کمپنی کے نارتھ کیرولینا اسٹیٹ کے ایک ریزرویشن آفس میں جا لگی، جسے وہاں پہ موجود کمپنی کے ایجنٹ وینسے منٹر نے جیسے ہی ریسیو کیا، بیٹی نے اسے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمارا جہاز ہائی جیک ہو رہا ہے۔ اس نے مزید بتایا، The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. بیٹی نے کال سنٹر پر یہ بھی بتایا کہ 10B سیٹ پر بیٹھے السقامی نے 9B سیٹ پر بیٹھے لیون کو مار دیا ہے۔ 8:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو جہاز کی لوکیشن اور بلندی بتانے والا ٹرانسپونڈر بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کنٹرولر کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ جہاز کی فضا میں نشاندہی کر سکے۔ 8:24 پر بوسٹن ایئر ٹریفک کنٹرول کو فلائٹ 11 سے ایک پیغام عربی لہجے میں سنائی دیا۔ We have some planes. Just stay quiet and you will be okay. We are returning to the airport. بوسٹن ایئر ٹریفک کنٹرول نے ان سے پوچھا، امریکن 11 کال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 8:26 پر وہ نیو یارک کی حدود میں نیچے بہتے ہوئے دریائے ہڈسن کی رہنمائی لینا شروع کر دی، جو کہ سیدھا نیو یارک سٹی جاتا تھا۔ 8:33 پر ہائی جیکر نے پھر اپنا پیغام بظاہر فلائٹ 11 کے مسافروں کو بھیجا، لیکن وہ پیغام بھی ایئر ٹریفک کنٹرول کے پاس ریکارڈ ہوا۔ فلائٹ 175 جس میں القاعدہ کے ہائی جیکر سوار تھے اور ابھی تک ہائی جیک نہیں ہوئی تھی، تو 8:37 پر بوسٹن ایئر ٹریفک کو بتایا کہ انہوں نے فلائٹ 11 کو دیکھا ہے، جس پر فلائٹ 175 کے پائلٹوں کو فلائٹ 11 سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی۔ بیٹی آنگ کی آگے بیٹھی ایک اور اٹینڈنٹ ایمی سوئنی نے 8:25 پر بوسٹن ایئرپورٹ کال ملائی اور فلائٹ مینیجر مائیکل وڈوارڈ کو صورتحال بتائی۔ یہ وہی مائیکل تھا جس نے فلائٹ 11 کے اڑان سے پہلے انتظامات کا جائزہ لیا تھا اور اس کی ہائی جیکر محمد عطا سے آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ کال کے دوران ایک دفعہ وہی منظر مائیکل وڈوارڈ کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ 8:44 پر ایمی سوئنی نے مائیکل سے کہا، کچھ گڑبڑ ہے، ہم تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، ہم ہر طرف جھول رہے ہیں۔ اس پر ایمی نے خوف سے چیخ ماری۔ مائیکل نے ایمی کو پرسکون کرتے ہوئے کہا کہ کھڑکی سے باہر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کون سی جگہ پر ہو۔ ایمی نے کھڑکی سے باہر دیکھ کے بتایا، ہم نیچی پرواز کر رہے ہیں۔ اس نے مزید بتایا، ہم بہت بہت نیچے آ گئے ہیں، ہم بہت نیچے ہیں۔ پھر مائیکل نے ایمی کے آخری الفاظ سنے، او میرے خدا، ہم بہت نیچے ہیں۔ دوسری فلائٹ اٹینڈنٹ بیٹی جو کہ پچھلے 20 منٹ سے زیادہ ایئر لائن کے فری کال سنٹر سے رابطے میں تھی نے 8:45 پر بتایا کہ ہمارا جہاز بہت نیچے آ گیا ہے، پلیز ہمارے لیے دعا کرنا۔ پھر بیٹی نے چیخ کر کہا، او گاڈ، او گاڈ، اور پھر 8:46
25 सेकंड पर अलकायदा के हाईजैकरों ने फ्लाइट को न्यूयॉर्क ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर पर शुमाल की जानिब से आकर टकरा दिया। जिस वक्त फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराई तो उससे सिर्फ 1 मिनट बाद ही अलकायदा के मजीद हाईजैकर्स फ्लाइट 175 को मरवान अल शही की कमांड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जनूबी टावर से टकराने के लिए हाईजैक करके आ रहे थे। वो महज 15 से 17 मिनट की दूरी के फासले पर थे। इस जहाज में अलकायदा के 5 हाईजैकर्स, जिनमें से मरवान अल शही और फैज बनी हमाद का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात, जबकि मोहनद अल शहीरी और 2 भाई हमजा अल गामदी और अहमद अल गामदी का ताल्लुक सऊदी अरब से था। अल गामदी बिरादरान ने कई फ्लाइट अटेंडेंट को चाकू मार के काट दिया। उन्होंने वहां मिर्चों के स्प्रे कर दिए। दोनों पायलटों को फैज बनी हमाद और मोहनद अल शहीरी ने मार दिया। इस तरह अलकायदा के ट्रेंड पायलट मरवान अल शही ने फ्लाइट को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में ले लिया। फ्लाइट 175 के अंदर लगे ईयरफोन से एक मुसाफिर पीटर ने अपने घर कॉल की, जिसे उसके बाप ने रिसीव किया। पीटर ने कहा, डैड हम जहाज पर हैं और ये हाईजैक हो गया है। बाप ने समझा कि पीटर उसके साथ प्रैंक कर रहा है, जैसे वो पहले अपने घर वालों के साथ मजाक करता था। क्या बात कर रहे हो, इस तरह सबको डराओ मत, उसके बाप ने फिक्रमंद होते हुए जवाब दिया। नहीं, ये सच है, पीटर ने कहा। पीटर जितना बोलता गया उतना ही वाज़ेह होता गया कि पीटर मजाक नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि उन्होंने कॉकपिट पे कब्जा कर लिया है। एक मुलाजिम को चाकू मारा गया है और अभी किसी और को मार दिया गया है। त्यारा खौफनाक अंदाज में झोल रहा है। यूनाइटेड एयरलाइन को कॉल करें, उन्हें बताएं कि ये फ्लाइट 175 है, बोस्टन से LA। जहाज के टावर से टकराने से चंद लम्हे पहले एक मुसाफिर बरियान ने अपनी बीवी को कॉल मिलाई, जिसे वो अटेंड ना कर सकी तो बरियान ने टेलीफोन के मैसेज बॉक्स में अपनी बीवी के लिए अपना पैगाम कुछ यूं छोड़ा। जूलिस, मैं बरायन हूँ। सुनो, मैं एक जहाज पर हूँ जिसे हाईजैक कर लिया गया है। अगर मामला ठीक ना रहे जैसा कि लग रहा है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जान लें कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अच्छा करो, अच्छा वक्त गुजारो। मेरे वालिदैन और सब के लिए यही पैगाम है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आखिरत की ज़िंदगी में जब आप वहाँ पहुँचेंगी तो मैं आपको देखूँगा। बाय बेबी, उम्मीद है मैं आपको कॉल करूँगा। जहाज के टावर से टकराने से सिर्फ 1 मिनट पहले 9 बजे पीटर ने फिर अपने वालिदैन को कॉल की और उन्हें बताया, डैड सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को मार दिया है। उनके पास चाकू और मिर्चों वाले स्प्रे हैं। मुसाफिरों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। फिर पीटर ने बाप को दिलासा देते हुए कहा, फिक्र ना करो डैड, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत जल्द होगा। परवाज 175 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जलते हुए शुमाली टावर के जनूबी जड़वा हिस्से की तरफ निचली और तेज परवाज की। नहीं, न्यूयॉर्क का एक कंट्रोलर रिडार स्क्रीन पर जहाज की सीमत देखकर चीखा और कहा, जहाज जमीन पर उतरने वाला नहीं, वो बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। हवाई जहाज के अंदर पीटर ने जहाज को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने टकराने से पहले अपने आखिरी अल्फाज अपने बाप से चीख कर कहे, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। 9:03 पर अलकायदा के हाईजैकरों ने फ्लाइट 175 को तकरीबन 550 मील फी घंटा की रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जनूबी टावर की 77वीं से 50वीं मंजिल के बीच टकरा दिया। एक दफा फिर आग का शोला बुलंद हुआ और टावर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे सेकंड के कुछ हिस्सों में भी दर्जनों लोग लुकमाए अजल बन गए। 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जनूबी टावर, जबकि 10:28 पर शुमाली टावर जमीन बोस हुआ तो मरने वालों की तादाद सैकड़ों के हिसाब से बढ़ रही थी। अमेरिकियों को समझ आ गया था कि उनका एक नहीं बहुत से जहाज हाईजैक हो चुके हैं, वो हमले की ज़ात में हैं। इस पर अमेरिका की हवाओं में मौजूद तमाम हवाई जहाज़ों को लैंड करने का हुक्म दिया गया, जिस पर अमेरिका की तमाम परवाजें फौरन करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंड कर गईं, सवाए 2 परवाजों की। एक फ्लाइट 93 जिसने कुछ देर पहले न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी और दूसरी फ्लाइट 77 जो अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन से उड़ी थी। दोनों को अलकायदा हाईजैक कर चुकी थी।